प्रश्न नंबर 146 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल है। तो हम लोगों ने जब शुरू के पहले या दूसरे वीडियो में ये डिस्कस किया था, बड़े अच्छे से इस विस्तार में चर्चा की थी जो कि कोशिकांग क्या है, कोशिका क्या होती है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि जो कोशिका के अंदर कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो प्रोटीन बनाता है या प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल होता है। तो आइए देख लेते हैं आपके ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वैक्यूल से रिक्तिका। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, राइबोसोम। ऑप्शन सी आपका कह रहा है गोल्गी निकाय। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ई ये आपका उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये देख लेते हैं। हम लोगों ने बात इस बारे में की थी कि जो रिक्तिका है या वैक्यूल है, इसका क्या काम होता है कि कोई भी जो कोशिका है वो पानी या अपना भोजन जो है उसको का जो भंडारण होता है एक तरह का, वो रिक्तिका में होता है। समझ लीजिए घर का जो है, जैसे हम लोग सामान ला के किसी कमरे में रख देते हैं अपने किचन का, उसे मिला के देख लीजिए, तो वैक्यूल भी उसी प्रकार का होता है। अगर एक कोशिका है ये मान लीजिए, तो इसमें एक छोटा छोटा बना रहेगा, इसमें क्या होगा, एक से अधिक जो है वैक्यूल पाए जाते हैं कोशिका में, है ना। तो ये बना रहेगा इस तरह का। इसके अंदर क्या रहेगा कि भोजन और हवा और पानी जो है वो जो अपना कोशिका है वो संभाल के रखता है, और जैसे जैसे इसकी ज़रूरत होती है उसे लेता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, प्रोटीन के बारे में पूछा जा रहा है। और ऑप्शन बी क्या कह रहा है, राइबोसोम, जो उसका सही उत्तर भी है। कैसे, तो राइबोसोम जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्मूथ वॉल्ड, वो जो चिकने हैं, और एक होते हैं रफ वॉल्ड जो खुरदरे हैं। तो ये जो राइबोसोम है यही जो कोशिका के अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ठीक है, तो अगर सीधा ये पूछा जाए प्रश्न तो आप इसका राइबोसोम लगा दीजिएगा आंसर। ऑप्शन डी क्या कह सी क्या कह रहा है, गोल्गी निकाय। तो गोल्गी निकाय ने हमने देखा था कि जो गोल्गी निकाय है उनको क्या बोला जाता है, उनको एक तरह से कोशिका का डाकिया भी बोलते हैं, पोस्टमैन ऑफ द सेल। और इसका क्या काम होता है कि जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, तो क्या काम करता है, गोल्गी निकाय। ऑप्शन सी नहीं होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो हमने देखा ही था, इसको क्या बोलते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है जो कोशिका है उसके अंदर श्वसन की जो प्रक्रिया है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, वो किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइबोसोम, प्रोटीन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 147 आपके सामने कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड। कहने का इसका क्वेश्चन को समझिएगा ज़रा कि मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है। तो भाई हमारा जो शरीर है उसमें पाचन की प्रक्रिया तो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाती है। जो हमारे मुंह में जो लार बनती है वहाँ जो है पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ये पूछ कह रहा है कि कहाँ पर पूरा होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है आपका, छोटी आंत। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, बड़ी आंत। ऑप्शन सी कह रहा है मुंह। ऑप्शन डी कह रहा है पेट। और ई क्या कह रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए ऐसा है, जो मुंह है वहाँ से जो शुरुआत हो गई, तो वहाँ तो खाना पूरा नहीं होगा। मुख्यतः क्या होता है, पाचन की जो आपका तंत्र होता है उसमें मुंह होता है, बीच में आपका पेट आता है, छोटी आंत आती है, फिर बड़ी आंत आती है, और साथ में अलग अलग जो आपका लिवर हो गया, आपका जो पैनक्रिया हो गया, इनसे जो रस निकलता है या इनके जो जूस हैं वो भोजन को पचाने में अलग से मदद करते हैं। ठीक है, तो भोजन आपका मुंह से शुरू हुआ और आपके छोटी आंत और बड़ी आंत में जाके फिर ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अब ये पूछा जा रहा है इसमें, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत। क्यों, ये बात कर लेते हैं। तो जो छोटी आंत है इसके तीन मुख्य भाग हैं। पहला इसका जो होता है उसका नाम है डोडेनम। ऑप्शन, और दूसरा इसका पार्ट जो होता है, छोटी आंत के बारे में बात हो रही है, उसको कहते हैं जेजेनम। मैं लिखे देता हूँ, DUODENUM। ये तो हो गया इसका पहला भाग।
दूसरा जो इसका भाग होता है छोटी आंत का, उसको क्या कहते हैं? जे ई जे यू एन यू एम, ठीक है, जेजुनम। और इसका जो तीसरा भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? इलियम। इसको अलग से भी याद रख लीजिएगा, कई बार मिलाने को दे दिया जाता है कि पहले कौन सा भाग आता है या कौन सा सबसे लंबा है, कौन सा सबसे छोटा है, ठीक है। तो जो छोटी आंत होती है उसकी कुल लंबाई कितनी होती है? 10 फीट। 10 फीट में जो डोडेनम की बात कर रहे हैं वो सबसे पहले होता है, इसकी लंबाई होती है 10 इंच। तो और जो जेजुनम होता है इसकी लंबाई होती है लगभग 3 फुट। और सबसे लंबा जो भाग होता है जो सबसे बाद में आता है उसको कहते हैं इलियम। इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 फीट। तो कुल मिला के पूरा जो छोटी आंत है उसकी लंबाई हो गई कितनी? 10 फीट, याद रखिएगा, ठीक है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? छोटी आंत, ठीक है। और आप हमें एक कमेंट करके बताइए कि बड़ी आंत की कितनी लंबाई होती है, ठीक है। छोटी आंत के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी 68 को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ जीएस की क्लासेस जो है 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। और आप लोग अधिक जानकारी के लिए दिए गया जो नंबर है 8002255086, इस पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 148 आपके सामने देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। जो एंजाइम है वो मूल रूप से क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या वो प्रोटीन होते हैं, क्या वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, क्या वो कार्बोहाइड्रेट हैं, क्या वो वसा हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसको याद रखिएगा, जो एंजाइम होते हैं वो मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन, ठीक है। ये सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, तो याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 149 आपके सामने देखिए क्या पूछ रहा है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मसल को और बोन को जो जोड़ता है, किस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू मसल को और बोन को जोड़ता है? या हिंदी में क्या कह रहे हैं कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजक ऊतक कौन सा है? तो ये आपसे ऊतक के बारे में पूछ रहे हैं, वो कौन सा ऊतक है जो हड्डी को और मांसपेशी को जोड़ता है? तो क्या वो कार्टिलेज है, क्या वो लिगामेंट कहलाता है, क्या वो अंतरालीय द्रव्य है, क्या वो टेंडन है, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक या एक से अधिक? तो ये बात कर लेते। अब जो कार्टिलेज है उसका मुख्य काम क्या होता है? कार्टिलेज जो है ना एक तरह का जो है मुलायम जो हड्डी होती है उसको कहा जाता है, ठीक है। तो जो कार्टिलेज है वो कहाँ पाया जाता है? आपकी जो नाक है उसका ऊपर वाला जो सिरा है उसमें कार्टिलेज पाया जाता है, जो कान है हमारे उसमें पाया जाता है। तो ये सब कार्टिलेज के उदाहरण हैं। तो ये मांसपेशियों को हड्डी से नहीं जोड़ेगा, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? लिगामेंट। अब ये लिगामेंट क्या है? तो जो लिगामेंट है वो क्या करते हैं? वो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से का जो जोड़ है वो जिस ऊतक से बनता है उसको लिगामेंट कहा जाता है। जैसे हमारे पैर की घुटने की जो हड्डी होती है वो क्या है? वो लिगामेंट की वजह से जुड़ी हुई है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि मांसपेशी को हड्डी से क्या कौन जोड़ता है? तो आपका जो लिगामेंट है आपका वो क्या है तो कनेक्टिव टिश्यू या संयोजक ऊतक है, बट ये मांसपेशी को हड्डी से नहीं जोड़ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कर रहा है? अंतरतलीय द्रव। तो ये हो नहीं सकता, ये द्रव की बात कर रहा है, वो वहाँ ऊतक पूछ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? टेंडन। तो जो आपका टेंडन होता है उसका काम होता है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टेंडन। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि लिगामेंट और टेंडन दोनों सुनने में एक जैसे हो सकता है, लग सकते हैं, पर इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि जो हड्डी और हड्डी के बीच में जोड़ लगेगा जिस संयोजक ऊतक से उसको क्या बोलेंगे? लिगामेंट। और जहाँ मांसपेशी हड्डी से जुड़ रही है उसमें जो संयोजी ऊतक ऊतक आएगा उसको क्या बोलेंगे? टेंडन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए।
प्रश्न नंबर 150 आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अ वुमेन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला के लिए गर्भावस्था में के प्रारंभिक चरण के दौरान जन्म के दोषों को रोकने के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है? ठीक है, तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? रेटिनॉल। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? फॉलिक एसिड। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? एब्सकॉर्बिक एसिड। ऑप्शन डी क्या कह रहा है आपका? पेंथोइक एसिड। ऑप्शन ई क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आइए देख लेते हैं। जो रेटिनॉल है उसको हम विटामिन ए का जो रासायनिक जो नाम है वो क्या है? रेटिनॉल। तो ये विटामिन ए है। ऑप्शन बी क्या है? फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड किसका नाम होता है? विटामिन B9 का। ठीक है। एब्सकॉर्बिक एसिड किसका नाम है? विटामिन सी को एब्सकॉर्बिक एसिड कहा जाता है। जो पेंथोइक एसिड है ये किसका है? विटामिन B5 का। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बताइए। इसका सही उत्तर होगा B9 या फॉलिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? तो क्या वो विटामिन ए है? क्या वो विटामिन बी है? क्या वो विटामिन डी है? क्या वो विटामिन के है? उपरोक्त या ऑप्शन ई है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे चर्चा भी की थी, जो आपका विटामिन के होता है ये ज़रूरी होता है खून का थक्का जमने में। ठीक है, अगर के की कमी होगी तो व्यक्ति का जो खून है वो देर से जमेगा। ठीक है, तो इसको हाँ इसको ब्लीडर या हीमोफीलिया से कंफ्यूज नहीं करेंगे विटामिन के को। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 152 आपके सामने क्या पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट बोथ एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन बहिस्रावी ग्रंथि और अंतस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है? तो माफ कीजिएगा, कार्य नहीं करता है पूछ रहा है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती? पिट्यूटरी ग्लैंड मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? अंडाशय। अंडाशय कहाँ? जो स्त्रियां होती हैं उनमें अंडाशय होता है और जो पुरुष होते हैं उनमें वृषण होता है या टेस्टिस होती है। ठीक है, और ये दोनों ही गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट। ठीक है, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? पेनक्रियाज या अग्नाशय। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पहले थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये होती क्या है बहिस्रावी ग्रंथि और अंतर्स्रावी ग्रंथि। जो बहिस्रावी ग्रंथि है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या होता है? ये ऐसी जो है आपकी ग्रंथियाँ होती हैं जिसमें जहाँ से जो आपका हार्मोन निकल रहा है वो सीधे जिस जगह जाना चाहिए वहाँ पर पहुँचेगा और एक बीच में नलिका होगी या एक तरह का चैनल होगा। ठीक है, और बीच में और कुछ नहीं मिलेगा। परंतु जो अंतर्स्रावी ग्रंथि है इसके लिए अलग से कोई चैनल या ग्रंथि नहीं होती। ये सीधा जो है हार्मोन को किसमें, आपका जो रक्त होता है उसमें मिश्रित कर देता है और ये रक्त के माध्यम से आगे बढ़ता है हार्मोन जो है। तो अब उसी के बारे में पूछ रहा है। तो एक ही आपका जो ऑप्शन पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि है या एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये कहाँ पाई जाती है? मानव मस्तिष्क में। जबकि जो ओवरी हो गई, टेस्टिस हो गई या पेनक्रियाज, अंडाशय, वृषण, अग्नाशय, ये तीनों ही
बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 152 का ऑप्शन ए। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 153 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से मैग्लोब्लास्टिक रक्त माफ कीजिएगा रक्त अनीमिया होता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, फॉलिक एसिड। तो अभी हमने बात की थी, फॉलिक एसिड किसका नाम है बताइए। फॉलिक एसिड बोला जाता है विटामिन B9 को। ठीक है, जो आपका नाइसिन है वो किसका नाम है, विटामिन B3 का। बायोटिन है विटामिन B7 और कोबलामाइन क्या है, कोबलामाइन है आपका विटामिन B12। हम लिखे देते हैं यहाँ कि जो फॉलिक एसिड है तो लिख दिया गया है, आप एक बार देख लीजिए। हम लोग चर्चा करेंगे मैग्लोब्लास्टिक जो अनीमिया होता है उसके ऊपर। तो जो मैग्लोब्लास्टिक या मेगासाइक्लिक जो अनीमिया है वो किसकी वजह से होता है, ये होता है फॉलिक एसिड की वजह से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बार देख लीजिएगा, कई बार मैच द फॉलोइंग में प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ एक तरफ आपका विटामिन दे दिया जाता है, दूसरी तरफ उसका जो केमिकल नेम है वो दे दिया जाता है और मिलाने को कहा जाता है। तो देख लीजिएगा, और फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइसिन की कमी से होता है। क्या वो ऑप्शन ए स्कर्वी है, क्या वो बी ऑस्टोमलेशिया है, क्या वो पेलेग्रा है, क्या वो पेरिनीशियस अनीमिया या घातक अनीमिया है, या ये उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आइए देख लेते हैं कि जो नाइसिन है उसकी कमी से कौन सी बीमारी फैलती है। तो उसकी वजह से होगा पेलेग्रा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑस्टोमलेशिया जो है ये बीमारी किससे फैलती है, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, ये जो रोग है वो किससे होता है, विटामिन डी की कमी से। और पेलेग्रा किससे होगा, नाइसिन, नाइसिन मतलब B3। ठीक है, स्कर्वी किससे होती है, विटामिन सी की कमी से या एब्सकॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी होती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े। यह बड़ा मज़ेदार प्रश्न है। ये आपसे क्या पूछ रहा है कि एन एंड कैन सी द ऑब्जेक्ट ऑल अराउंड इट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। एक जो चींटी होती है वो अपने चारों ओर की वस्तुओं की उपस्थिति के कारण किस कारण से देख सकती है। अब जैसे हम लोग हैं इंसान, तो हम लोगों को जो है अपने सर के पीछे क्या हो रहा है वो हम लोगों को नहीं दिखाई देगा जब तक हम मुड़ के नहीं देखेंगे। पर चींटी क्या होती है, ये 360 डिग्री अपनी जो है उसके आसपास क्या हो रहा है वो सब देख लेती है अपनी आंखों की वजह से। तो वो ये पूछ रहा है कि क्यों है, क्या वो सिंपल आइज है या साधारण आँखें हैं, क्या उसके सर के ऊपर आँखें होती है इस वजह से देख लेती है, क्या वेल डेवलप्ड आइज या अच्छी तरह से विकसित आँखें हैं उसकी, क्या उसमें संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं इस वजह से है, या ये उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो बात कर लेते हैं इस बारे में। तो अब होता क्या है, इसका सही उत्तर पहले लगा लिया जाए। ऑप्शन 155 का सही आंसर है संयुक्त नेत्र। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको ज़्यादा जो गहराई से ना बात करते हुए इतना समझ लीजिए कि जो चींटी की आंखें होती है ना, वो एक मतलब अलग अलग आंखें ना होके कई छोटी 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 आंखों का समूह होता है। और ये जो छोटी छोटी आंख हैं, ये हर आंख एक जो है जो पिक्चर है उसका निर्माण करती है, एक चित्र का। और वो सब जो छोटी आंखें हैं वो मिलके फिर एक बड़ी पिक्चर बनाती है जो उसके मस्तिष्क तक पहुंचती है। तो ये जो छोटी आंखें कई छोटे छोटे कैमरा स्वरूप हैं। ठीक है, तो बड़ी जो है कहते हैं इसमें सेंसर होते हैं और बड़ी हाई पिक्सल और हाई रेजोल्यूशन की फ़ोटो जो है ये इसके मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो जो संयुक्त नेत्र है वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और चींटी जो है अपने 360 डिग्री देख सकती है इन्हीं आंखों की वजह से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बीपीएससी 67 तो 68 को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का मीन्स ऑप्शनल कोर्स शुरू हो गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलॉसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस और सोशलॉजी के लिए 2 अक्टूबर से। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पर कॉल करके आर्थिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 156 आपके सामने क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस कीट के जीवन चक्र में विश्राम और निष्क्रिय अवस्था कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज रेस्टिंग एंड इनएक्टिव स्टेज इन द इंसेक्ट लाइफ। तो जैसे तितली होती है, उसको अगर आप ध्यान में आपने देखा पढ़ा हो उसके बारे में, तो आपको पता होगा कि तितली क्या करती है, अंडा देती है। अब ये जो अंडा है, मान लीजिए अंडा हो गया, अंडे से क्या बनेगा, कैटरपिलर, ठीक है। और जो कैटरपिलर है, वो कैटरपिलर आगे चल के क्या बनेगा, प्यूपा, ठीक है। तो अंडे से क्या बनेगा, लार्वा। और लार्वा क्या होता है, जो कैटरपिलर होता है वो लार्वा का चरण होता है। उसके बाद उससे क्या बनेगा, प्यूपा। प्यूपा के चरण में क्या होता है भाई, ये जो मान लीजिए अगर आपका रेशम का कीड़ा है, तो वो कीड़ा क्या करेगा, अपने चारों तरफ वो रेशम का बुन लेगा। और वो कौन सा चरण होता है, प्यूपा चरण। और जब वो परिपक्व हो जाता है, तो उसके बाद वो व्यवसायिक चरण में क्या होता है, उसके पंख निकल आते हैं और वो उड़ जाता है। अभी आपसे क्या पूछ रहा है कि वो कौन सी जीवन चक्र है एक कीट के जीवन में। आप अगर तितली का उदाहरण से समझना चाहें तो उससे समझ लीजिए, चाहे रेशम की कीड़े समझ लीजिए, कि जिसमें उसके जीवन में निष्क्रिय और विश्राम रहता है। मतलब वो ना कुछ खाता है, ना कहीं घूमने जाता है। कुल मिला के ये पूछ रहा है। तो ऐसा कहाँ पाया जाएगा, प्यूपा चरण में, ठीक है। जो प्यूपा की स्टेज होती है, उसमें ये जो कीट है वो विश्राम करता है। आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 157 आपके सामने क्या पूछ रहा है कि इंसेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू विच फाइलम। जो कीट हैं उनको मुख्यतः किस फाइलम में वर्गीकृत किया जाता है? आपके ऑप्शन है नीमिटोड, ऑप्शन बी मोलस्का, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी कॉर्डाटा, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो हम लोगों ने इस बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो कीट है वो किसके भीतर आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा के जो है ये जो वर्गीकरण या ये जो फाइलम है, इसके के अंदर सबसे ज़्यादा जीव होते पृथ्वी पर। सबसे ज़्यादा अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जीव किस फाइलम में आते हैं, तो उसका सही उत्तर भी आर्थ्रोपोडा ही होगा, ठीक है। तो प्रश्न को घुमा के भी पूछा जा सकता है, आप उसको याद रखिएगा कि कीट भी आर्थ्रोपोडा के भीतर आते हैं, और आर्थ्रोपोडा के अंदर ही सबसे ज़्यादा जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन हमारे शरीर द्वारा उत्पादित नहीं किए जा सकते, ठीक है। क्या ये विटामिन ए है, ऑप्शन ए। क्या वो विटामिन बी है, क्या वो विटामिन सी है, क्या विटामिन ई है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अगर आप देखेंगे तो जो विटामिन ए है वो मानव शरीर में नहीं बनता। अगर बनता होता तो व्यक्ति जिसको कमी हो जाती है उसको रतौंधी नहीं होती। तो ऑप्शन ए होगा नहीं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि विटामिन बी, ठीक है। तो विटामिन बी जो है उसमें एक विटामिन होता है B3 या नाइसिन, इसको मानव शरीर बनाता है, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सी भी मानव शरीर में नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अगर विटामिन सी बनता होता तो जो नाविक होते हैं, समुद्री नाविक, उनको एक बीमारी हो जाती है विटामिन सी ना खाने की वजह से, जिसको हम लोग जानते हैं स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है, ठीक है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, विटामिन ई, तो ये भी जो है मानव शरीर में नहीं बनाया जाता। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन हमारे मानव शरीर में उत्पादित नहीं किया जाता, तो क्या ऑप्शन हो जाएंगे, विटामिन ए, सी, ई, ठीक है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। विटामिन बी में जो है विटामिन जो B3 नाइसिन,
वो हमारे मानव शरीर में बनता है, और एक विटामिन डी जो है वो मानव शरीर में बनता है। बाकी जितने भी विटामिन हैं वो उत्पादित नहीं किए जाते मानव शरीर से। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त की मात्रा और रक्तचाप के नियम में मदद करता है। ठीक है, जो रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर में कौन सा जो है धातु है जो आपको दी हुई है, इनमें से कौन मददगार होता है। तो क्या वो लोहा या आयरन है, क्या वो आयोडीन है, क्या वो सोडियम है, या वो कैल्शियम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये फैक्ट है कि जो सोडियम होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि रक्त की मात्रा और रक्तचाप के नियमन में मदद करना। परंतु जब सोडियम की मात्रा ज़्यादा खाने लगता है व्यक्ति, तो उसको क्या हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर जो है या रक्तचाप है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो नमक है वो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया सोडियम। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो मानव रक्त होता है वो उसका रंग जो लाल है वो किस धातु की वजह से होता है। कल हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की थी, आप अभी कमेंट करके बताइए जल्दी से। बीपीएससी 67 और 68 के लिए मेंस ऑप्शनल कोर्स हमारे यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलॉसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस और सोशलॉजी के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो गया है। आप लोग अधिक जानकारी के लिए दिए गया जो नंबर है 8002255086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हमारे आहार में अगर हम कैल्शियम का अत्यधिक सेवन करने से उसके क्या परिणाम होंगे। ठीक है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो क्या स्ट्रोक का खतरा बन जाएगा, या दिल का दौरा पड़ सकता है, क्या उससे गुर्दे की पथरी बनती है, क्या उससे कब्ज हो जाता है, या क्या उसे दस्त हो जाता है। ऑप्शन ई कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो कैल्शियम होता है ये क्या करता है, ये जैसे खाने में ज़्यादा आप अगर कैल्शियम खाएंगे तो धीमे धीमे जो आपका किडनी होती है या जो गुर्दा होता है उसमें जो पथरी बनती है वो कैल्शियम अत्यधिक खाने से बनती है। ठीक है, तो केवल जो गुर्दे की पथरी है वो कैल्शियम खाने से नहीं बनती, पर कैल्शियम खाने से गुर्दे की पथरी भी बनती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 162 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु रोग नहीं है। ठीक है, तो जीवाणु रोग के बारे में पूछ रहा है मनुष्य में। पहला ऑप्शन कह रहा है एड्स, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है डेंगू, ऑप्शन सी कह रहा है खसरा, ऑप्शन डी कह रहा है धोबी खुजली, और ऑप्शन ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आइए इस बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें अगर आप देखें, जो एड्स होती है ये किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से। आपसे क्या पूछ रहा है कि जीवाणु रोग नहीं है, तो ऑप्शन ए तो हो ही सकता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, डेंगू, तो डेंगू भी वायरस से फैलता है। और डेंगू किस मच्छर की वजह से फैलता है, जो एडिस मच्छर होता है उसकी वजह से डेंगू फैलता है, और ये किससे होता है, वायरस से। तो ऑप्शन बी भी हो सकता है। हो सकता क्या है, ऑप्शन सी क्या है, खसरा। तो जो खसरा होता है वो जो हवा की वजह से फैलता है, किसकी वजह से, वायरस की वजह से। तो उसका ऑप्शन सी भी जो है जीवाणु रोग नहीं है। ऑप्शन डी क्या है, धोबी खुजली। तो ये जो धोबी खुजली है ये किससे फैलती है, फंगल से, जो फफूंद होती है उससे धोबी खुजली फैलती है। तो ये भी जीवाणु रोग नहीं है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, एक से अधिक। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 163 आपके सामने क्या पूछ रहा है आपसे कि अफीम एक पादप उत्पाद है जिसे प्राप्त किया जाता है। तो अफीम जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पेड़ के किस भाग से या पौधे के किस भाग से, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। प्रश्न नंबर 163, तो उसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि क्या ये सूखे पत्ते से जो है प्राप्त किया जाता है,
क्या ये सूखा लेटेक्स लेटेक्स होता है कि जो इसकी जो फल होता है या कली समझ लीजिए, उसमें से जो दूध निकाला जाता है उसको सुखाकर जो है क्या अफीम की प्राप्ति होती है? क्या ये जड़ों से निकाला जाता है? क्या ये अफीम के पेड़ के तने की छाल से निकाला जाता है? या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो अ, जो आपका अफीम है वो कहाँ से निकलता है? सूखा लेटेक्स या जो कली है उसमें से जो है दूध निकाल के, उसका कली से निकल के रस उसका उसको सुखा लिया जाता है और सूखे जो उससे अफीम बनती है। ठीक है, और यही अफीम जो है ये आगे चल के इसको जो है लैबों में इससे हेरोइन भी बनती है। ठीक है, तो दोनों ही जो है नशे के लिए इस्तेमाल होती है। हालांकि अफीम का उपयोग दवाई बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 164 आपके सामने। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि जो जो ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्तचाप होता है, वो निम्न में से किस रूप में दर्शाया जाता है? आप लोगों ने सुना होगा कि जो है जब किसी मरीज़ का या सामान्यतः जो रक्तचाप नापा जाता है तो उसमें 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक अंक ये है 125, ये ऑब्लिक करके लिखा रहता है 85। तो ये क्या है? ये रक्तचाप है। एक संख्या ये है और एक संख्या है दूसरी है। और आपसे ये पूछ रहा है इसी बारे में कि ये जो संख्या लिखी होती है इसमें पहला जो है ऑप्शन क्या कह रहा है कि पहली संख्या स्टॉलिक है, स्टॉलिक दबाव है, दूसरा जो संख्या है वो डायस्टॉलिक दबाव है। ये ऑप्शन बी कह रहा है कि डायस्टॉलिक दबाव और स्टॉलिक दबाव है। ऑप्शन सी कह रहा है कि पहला वाला जो संख्या है वो स्टोलिक दबाव है और जो उसके दूसरी वाली संख्या है वो नाड़ी दबाव को दर्शा रही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि जो पहली वाली संख्या है वो वीनस प्रेशर है, या जो वेन्स में जो प्रेशर है उसको बता रही है, और या और जो दूसरी संख्या है वो स्टॉलिक प्रेशर को बता रही है। ठीक है, और ऑप्शन ये आपका कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जो आपका ब्लड प्रेशर या जो रक्तचाप है उसमें जो बड़ी संख्या होती है जिसको पहले लिखा जाता है वो क्या करती है? उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, या सिस्टोलिक दबाव जो होता है। और जो दूसरी छोटी संख्या होती है उसको बोला जाता है डायस्टोलिक दबाव। और डायस्टोलिक दबाव कब होता है बताइए? कि जब जो दो धड़कनों के बीच में क्या होता है, जो दिल होता है वो आराम करता है, तो उस समय जो रक्तचाप होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। और जब आपका जो दिल है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब खून को खींच रहा है, तो उस समय जो दबाव होता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक दबाव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि एक जो सामान्य मनुष्य होता है उसमें कितना रक्तचाप होता है, उसका सामान्य रक्तचाप क्या होता है? ये आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी 67 और 68 के लिए हम लोग क्या मेंस कोर्स जो है वो 2 अक्टूबर से शुरू हो गया है। और आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर यहाँ पर दिया गया है 8002255086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।